हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान इन्फिनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उड़ान इन्फिनिटी इज़ एन इंस्टीट्यूट विच इज़ डेडिकेटेड टू इंडियन आर्म फोर्सेस, जो आपको बेहतर ज्ञान और बेहतर समझ प्रदान करता है। हम जैसे कि आपको बता चुका हूं मैं पहले भी कि हमने एक बैच लॉन्च किया है CDS फर्स्ट के लिए, जिसका नाम MiG-21 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड गारंटेड बैच CDS फर्स्ट 2021। उसके लिए हम आप मेरे साथ ज्योग्राफी में डील करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने ज्योग्राफी पर, जिसमें हम ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेते हैं। ज्योग्राफी में जनरल ज्योग्राफी के अंतर्गत आपके 3 चैप्टर आएंगे। जो जो आपके 3 चैप्टर होंगे जनरल ज्योग्राफी में, यूनिवर्स होगा, मोशन ऑफ द अर्थ होगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स होंगे। ठीक, उसके बाद पार्ट आएगा जियोमॉर्फोलॉजी का। जियोमॉर्फोलॉजी में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, इंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल, रॉक्स, अर्थक्वेक्स एंड सुनामी देखेंगे। उसके बाद वोल्केनोज देखेंगे। वोल्केनोज, ज्वालामुखी या वोल्केनो ज्वालामुखीता, उसके अंतर्गत किस किस तरह से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, कितने तरह का ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और उनसे किस किस तरह की आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, फिर एक्सोजेनेटिक फोर्स देखेंगे, बहिर्जात बल जिसको हम हिंदी में कहते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स का कारण होता है अपर्दन। ठीक है, जिससे आप देखेंगे तरह तरह के अपर्दन होते हैं और तरह तरह की आकृतियाँ बनती हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है, महासागर नितल का सिद्धांत वगैरह हम देखेंगे। ज्योग्राफिकल कैलेंडर, क्लाइमेटोलॉजी में एंटर करेंगे तो एटमॉस्फेयर देखेंगे। एटमॉस्फेयर के बाद वेदर देखेंगे, वेदर क्लाइमेट देखेंगे, साइक्लोन एंटी साइक्लोन देखेंगे। ठीक है, और विंड्स देखेंगे। विंड्स कहाँ कहाँ कौन कौन सी विंड्स बहती हैं और कौन कौन सी लोकल विंड्स बहती हैं अलग अलग जगहों पर। फिर ओशनोग्राफी में हम देखेंगे ओशन, ओशन कितने ओशन हैं, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे से अलग हैं। ओशनिक सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है, ओशनिक करंट्स क्या होती हैं, ड्रिफ्ट क्या होता है, क्रीक क्या होता है, हम सब इसमें देखेंगे। फिर पार्ट आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम जो है देखेंगे आपका यहाँ पर जितने कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन सी जो है स्थलाकृतियाँ यानी कि लैंडस्केप बने हुए हैं, कौन कौन से पर्वत मुख्य पर्वत हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं जो मेजर रिवर्स हैं। ठीक है, प्लेट्यूज कौन से हैं, डेजर्ट कौन से हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में हम देखेंगे इंडिया का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कहाँ लाई करता है इंडिया, कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है। ठीक है, कौन कौन सी लाइंस जो हैं इंडिया से होकर निकलती हैं, वो सब हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। फिर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया, इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, किस किस तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, हिमालय क्या पोजीशन रखता है, अरावलीज क्या पोजीशन रखती हैं, प्लेट्यू कहाँ से, ठीक है, डेक्कन कहाँ से स्टार्ट होता है। और क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ इंडिया देखेंगे, किस किस तरह की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, उनका क्या क्या नाम है, इंडियन क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, कितने पार्ट में उसको बांटा गया है, वो सब हम क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ इंडिया में देखेंगे। फिर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आता है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में हम देखेंगे कि हमारे जो भारत है उसमें वाटर का जो है, जल का विभाजन किस तरह से होता है, कहाँ से जो है नदियाँ अगर निकल रही हैं तो वो कहाँ जा रही हैं, वेस्टर्न साइड में जा रही हैं, और कहीं और कौन सी नदियाँ ईस्टर्न साइड में जा रही हैं, वो हम सब ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी एनर्जी के जो है स्कोप इंडिया में है। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया में हम क्या देखेंगे, ठीक है, एक्चुअली इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब यहाँ पर मैंने दिया है भारत भ्रमण से। ठीक है, भारत भ्रमण। ठीक है, हम देखेंगे भारत में कौन कौन से माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन सी रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और कौन कौन से आइलैंड
इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना ज्योग्राफी का पहला सेगमेंट, जनरल ज्योग्राफी। ठीक है, देखिए इस ज्योग्राफी का जो वर्ड है ये लिया गया है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो प्लस ग्राफी, ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, जहाँ जियो का मतलब अर्थ है, जियो का मतलब इसकी शेप से ज्योइड शेप। ठीक है, एक भूआभ जो है उसकी शेप है, किसकी, अर्थ की। ठीक है, ग्रेफी का मतलब आता है एक्सप्लेनेशन से, स्टडी से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द अर्थ, ज्योग्राफी का मतलब हो गया अर्थ का जो भी हमें सरफेस पे दिखाई दे रहा है, प्लेट्यू, माउंटेन्स, रिवर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, हम उसका वर्णन करें, उसको एक्सप्लेन करें, उसका अध्ययन करें, तो ये कहलाएगा ज्योग्राफी। ठीक है, अब यहाँ एक बात जानने वाली है, जानना जिसको जरूरी है, क्या है वो, हिकेटिया इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी है के जो ज्योग्राफी के पिता कहलाते हैं वो हिकेटियस कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया। फिर आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, इनको ऐतिहासिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, टॉपिक पहला है हमारा ज्योग्राफी के अंदर द यूनिवर्स। आप देखेंगे क्लॉडियस टॉलमी वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर हु स्टार्टेड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉस्मोस। ठीक है, क्लॉडियस टॉलमी एक एस्ट्रोनॉमर थे, खगोलज्ञ थे, जिन्होंने सबसे पहले किसका अध्ययन किया, यूनिवर्स का अध्ययन करना शुरू किया एक सिस्टमेटिक तरीके से। जब यूनिवर्स का एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करना शुरू किया गया तो यूनिवर्स को नाम दिया गया कॉस्मोस। ठीक है, क्या नाम दिया गया, कॉस्मोस। उसके बाद टॉलमी जी ने टॉलमी प्रपोज जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ यूनिवर्स का मतलब जो है वो सिर्फ सोलर सिस्टम तक ही सीमित है। ठीक है, आप देखेंगे अर्थ इन द सेंटर, जियोसेंट्रिक। ठीक है, यहाँ कॉस्मोस का जो मतलब है, यूनिवर्स का जो मतलब हम ले रहे हैं, वो ये जो दे रहे हैं टॉलमी साहब, ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स है वो हमारा सौर मंडल तक ही सीमित है। तो उन्होंने कौन सी अवधारणा में प्रस्तुत की, जियोसेंट्रिक। उनका कहना का मतलब था कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सब ग्रह और सूर्य के साथ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन बाद में आए कॉपरनिकस 1543 ईस्वी में, एडी में, उन्होंने हेलियोसेंट्रिक का व्यू दिया। हेलियोसेंट्रिक उन्होंने कहा कि नहीं, टॉलमी गलत हैं, और जो है सूर्य ना कि पृथ्वी, सूर्य केंद्र में है किसके, सोलर सिस्टम के। ठीक है, और पृथ्वी बाकी सभी अन्य ग्रहों के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, हम जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानते हैं, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, किसे मानते हैं, बिग बैंग थ्योरी को। जितने भी सिद्धांत आए ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन से, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, जो थियोरी आई, वो बिग बैंग थियोरी है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो प्रपोज की किसने, जॉर्ज लेमेटायर ने 1960 और 70 के बीच में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम 15 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 15 बिलियन साल पहले एक हेवनली बॉडी मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स, एक विशाल काय पिंड जो एक भारी और पदार्थों से बना हुआ था। ठीक है, उसमें एक अचानक विस्फोट होता है, उसी को नाम दिया गया बिग बैंग। एक महाविस्फोट होता है, उसे क्या नाम दिया गया, बिग बैंग। ठीक है, और जो इसका हैवी मैटर था जिससे बॉडी बनी हुई थी, ये ब्रह्मांड में बिखर जाती है और तरह तरह के डिवाइडेड इनटू मैनी सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, और कई जो सेलेस्टियल बॉडी में खगोल पिंडों में ये बट जाते हैं। ठीक है, जिससे कई गैलेक्सियों का निर्माण भी होता है। ठीक है, अब गैलेक्सी का शब्द आया है
तो यहाँ हम देखते हैं कि गैलेक्सी होती क्या है। गैलेक्सी इज द ग्रेविटेशनल बॉन्ड सिस्टम ऑफ अ स्टार एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, गैलेक्सी एक ऐसा कहेंगे कि जो एक ऐसा समूह है तारों का, या तारों का और पिंडों का, खगोलीय पिंडों का, जो किससे बंधे हैं, ग्रेविटेशनल बॉन्ड से आपस में बंधे हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे, गैलेक्सी। ठीक है, एवरी गैलेक्सी इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 100 बिलियन स्टार्स। एक गैलेक्सी लगभग जो है 100 बिलियन स्टार्स के समूहों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, मोस्टली स्टार फाउंडेड इन द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। जो गैलेक्सी होती है, जो इसका सेंटर होता है, उसमें क्या है, ज्यादातर स्टार्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये गैलेक्सी है। ठीक है, जो इसका ये सेंटर है, इसमें ज्यादातर स्टार्स इसमें पाए जाते हैं, और जिससे कि ये प्रकाशित होता रहता है। इसी क्षेत्र को या सेंटर को गैलेक्सी के क्या कहते हैं, बल्ज। क्या कहते हैं, बल्ज। ठीक है, ओके, तो क्या कहेंगे, बल्ज। और ऑन गैलेक्सी इज नोन एज मंदाकिनी और मिल्की वे। ठीक है, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम हमने मंदाकिनी या फिर उसे कहें कि मिल्की वे नाम दिया गया है। ठीक है, जिसकी शेप कैसी है, स्पाइरल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था बनाकर, उसकी शेप कैसी है, स्पाइरल, सर्पिलाकार जो है इसका आकार है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स नोन एज मिल्की वे सीन एट नाइट इज अ पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी में रात को एक समूह, तारों का समूह दिखाई देता है, जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। ठीक है, एंड्रोमिडा, एंड्रोमिडा इज द क्लोजेस्ट गैलेक्सी ऑफ आवर गैलेक्सी। ठीक है, एंड्रोमिडा एक गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी के सबसे पास में सिचुएटेड है। वो कितनी दूर है हमसे, 2.2 मिलियन 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम आवर गैलेक्सी। जो हमारी गैलेक्सी से दूर है, कितना दूर है, 2.2 मिलियन लाइट ईयर। ठीक है, ओरियन नेबुला इज द ब्राइटेस्ट एज वेल एज कोल्डेस्ट ग्रुप ऑफ आवर गैलेक्सी। ठीक है, ओरियन नेबुला एक स्टार का समूह है। ठीक है, ओरियन नेबुला इज द ब्राइटेस्ट, एक स्टार का समूह है जो हमसे सबसे पास में है, और कोल्डेस्ट ग्रुप ऑफ स्टार। ठीक है, सबसे ठंडा और सबसे ब्राइटेस्ट है। अब देखते हैं लाइट ईयर क्या है। हमने यहाँ जिक्र किया था कि 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर क्या है, द डिस्टेंस द लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर विद द स्पीड ऑफ 1,86,000। मतलब ये कहने का चाह रहा है, ये एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर उस डिस्टेंस को कहते हैं जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। ठीक है, कितनी स्पीड से, 1,86,000 माइल पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, पारसेक, पारसेक भी एक डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, जो किससे बड़ा है, लाइट ईयर से। कितना है वो, 3.3 लाइट ईयर्स। ठीक है, कॉस्मोस ईयर, कॉस्मोस ईयर क्या है, कॉस्मोस ईयर ऐसे साल को कहते हैं जिसमें सन अपने बाकी सारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स के साथ पूरी गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसे कॉस्मोस कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर भी कहते हैं। ठीक है, या गैलेक्टिक ईयर भी कहते हैं। इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 250 मिलियन ईयर्स। यानी कि सन जो है अर्थ के साथ और बाकी सोलर सिस्टम के मेंबर्स के साथ जब गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर। ठीक है, अब एक सब वर्ड और आता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ये है सन
एंड अर्थ, इन दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कितना है 150 मिलियन, कितना है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अब आगे आता है सीरियस और डॉग स्टार। अब सीरियस और डॉग स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार सीन ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, सीरियस या फिर कहें डॉग स्टार एक ऐसा तारा है जो हमें रात के समय में सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, कहाँ से, अर्थ से। ठीक है, इट इज़ 20% ब्राइटर देन सन, जो सन से लगभग 20% ज़्यादा चमकीला है, और 3 टाइम्स 3 टाइम्स लार्जर। ठीक है, एंड इट मास 2 टाइम्स ऑफ द सन, जो सन से इसका मास है वो लगभग 2 गुना है। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी इज अ क्लोजेस्ट स्टार फ्रॉम द सन। क्लोजेस्ट सेंचुरी जो सन से सबसे नज़दीक का स्टार है, जिसकी दूरी सन से कितनी है 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सन, जिसकी दूरी सन से कितनी है 4.3 लाइट ईयर। चलिए अब चलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार पर। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, तारे का जन्म कैसे होता है, कैसे वो बड़ा होता है, और कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब किसकी साइकिल है, स्टार की। तो इसको हम 5 पार्ट में देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, कैसे स्टार बनता है। ठीक है, दूसरा कैसे वो रेड जाइंट स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद किस तरीके से वो उसकी मृत्यु होती है, किसके रूप में, डब्ल्यू, चलिए कैसे उस स्टार का जन्म कैसे बनता है वो। ठीक है, रेड जाइंट स्टार, फिर वाइट ड्वार्फ, ठीक, फिर न्यूट्रॉन, स्टार, और सबसे लास्ट में ब्लैक होल में कैसे वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हम 5 स्टेप्स में देखेंगे। ठीक है, चलिए, गैसियस क्लाउड्स, गैसेस क्लाउड्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस के कुछ बादल मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनमें आपस में ग्रेविटेशनल इफेक्ट की फोर्स की से, जिसमें गैसेस क्लाउड्स कॉम्पैक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड स्टार न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इन द सेंटर ऑफ गैसेस मास। ठीक है, जो बादल होते हैं उनमें ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं, और उनमें जो है न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस, नाभिक के संलयन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिससे हाइड्रोजन स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू हीलियम, जिससे कि वो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हीलियम में चेंज होना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से, ठीक है, लाइब्रेट्स इनॉर्मस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, जिसकी वजह से एक बड़ा अमाउंट किसका, लाइट का और हीट का निकलता है बाहर। ठीक है, और वो गैस का गोला आप एक प्रकाशित गोले के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो चमकने लग जाता है। ठीक है, इसी स्टेज को गैसेस क्लाउड के कहते हैं स्टार। ठीक है, स्टार का जन्म इस तरीके से होता है। फिर दूसरा
स्टेप आता है पासिस द टाइम, कुछ टाइम बीतने के बाद, ठीक है, जो केंद्र की सेंटर की हाइड्रोजन है वहाँ पर पूरी तरह से वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस रुक जाती है। फिर उसके बाद बट इन आउटर लेयर, ठीक है, लेकिन बाहरी परतों में अभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चल रही है और जो है हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है और एनर्जी निकल रही है। और लेकिन केंद्र में जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस है उसके रुकने के कारण क्या है, वहाँ पर एनर्जी बाहर नहीं जा पा रही है, बनना बंद हो गई है। तो जो आउटर लेयर में जो प्रोसेस चल रही है न्यूक्लियर फ्यूजन की, उस एनर्जी को वो अंदर की तरफ भी खींचता है और कुछ एनर्जी बाहर की तरफ भी जाते हैं, जिससे कि जो स्टार है उसका रंग हल्का पड़ जाता है। उसका रंग हल्का पड़ने का मतलब ये है कि उसका रंग कैसा हो जाता है, रेड, वाइट से उसका कलर रेड हो जाता है। और उस स्टार को कहते हैं हम रेड जाइंट स्टार, ठीक है। देन इन द सेंटर, फिर उसके बाद जो सेंटर की हीलियम है वो कन्वर्ट किस में होना शुरू हो जाती है, कार्बन में। जो कार्बन में शुरू हो जाती है बदलना, और कार्बन किस में चेंज हो जाता है, किसी भारी मेटल में जैसे कि आयरन में चेंज हो जाता है, ठीक है। दिस रिजल्ट कन्वर्ट्स इनटू अ सुपर एक्सप्लोजन ऑफ दिस स्टार नोन एज सुपरनोवा, ठीक है। जब अंदर जो है वो आयरन में बदल जाता है और बाहर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस चल रही है और वो अंदर की तरफ एनर्जी खींचता है और बाहर की ओर जो है ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो उससे क्या होता है, एक महाविस्फोट होता है। महाविस्फोट के कारण जो है पूरे जो यूनिवर्स है उसमें उसके टुकड़े बह जाते हैं, और इस क्या कहते हैं इसको, इस एक्सप्लोजन को सुपर नोवा, ठीक है। यहाँ आपसे ये नहीं पूछेगा कि स्टार की लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है, वो आपसे पूछेगा रेड जाइंट स्टार क्या है, ठीक है, ये कब बनता है स्टेटमेंट दे देगा। सुपरनोवा क्या है, ठीक है, ये पूछेगा, ठीक है। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि लाइफ साइकिल क्या है। फिर आगे चलते हैं, जब सुपरनोवा होता है, तारे में विस्फोट हो गया, ठीक है, तारे में विस्फोट हो गया, तो मान लो उसकी मृत्यु निश्चित है। अब उसकी मृत्यु यानी कि उसकी डेथ दो तरह से हो सकती है, ठीक है। अब दोनों तरह हम देखेंगे किस किस दो तरह वो कौन सी हैं जिस तरह से हो सकती हैं। इफ इनिशियल मास ऑफ स्टार इज लेस देन 1.4 ms, अगर तारे का जो शुरुआती वजन था वो 1.4 ms से कम है, मतलब मास ऑफ सन, अगर वो सन का 1.4 से कम है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ स्टार में, ठीक है। वाइट ड्वार्फ स्टार में वो चेंज हो जाएगा। और वाइट ड्वार्फ स्टार को क्या कहते हैं हम, फॉसिल स्टार, ठीक है। वाइट ड्वार्फ स्टार को हम फॉसिल स्टार भी कहते हैं, और अल्टीमेटली ये चेंज किस में हो जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ स्टार में, ठीक है। यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि वाइट जो सुपरनोवा है वो आखिरी चरण है किसी भी तारे का, ठीक है, और बाद में वो तारा किस में चेंज हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ स्टार यानी कि श्वेत वामन में, ठीक है। और श्वेत वामन को हम क्या कहेंगे, जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ यानी कि काला वामन में, ठीक है। यहाँ तारे की डेथ हो जाती है, यहाँ इसका जीवन समाप्त, अगर इसकी का वेट कितना है, 1.4 ms से कम या उसके बराबर है, ठीक है। आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि 1.4 ms क्या है, ठीक है, फॉसिल स्टार, ब्लैक ड्वार्फ स्टार और वाइट ड्वार्फ स्टार की क्या है, ठीक। अगर इफ इनिशियल मास ऑफ अ स्टार मोर देन 1.4 ms, ठीक है, अगर तारा मर गया लेकिन अगर उसका इनिशियल मास जो उसका शुरुआती वजन था 1.4 ms से ज़्यादा है, ठीक है, जिसे हम चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा क्या है, 1.4 ms, ठीक है, 1.4 ms को हम चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। दूसरी ध्यान रखने योग्य बात, चंद्रशेखर सीमा
क्या है, चंद्रशेखर सीमा 1.4 ms है, ठीक है। इट टर्न्स इनटू न्यूट्रॉन स्टार। यहाँ ये देखिए, अगर 1.4 ms से कम था तो क्या बन गया, वाइट ड्वार्फ। अगर इससे ज़्यादा है तो उसमें रोटेशन इतने, सुपरनोवा के बाद रोटेशन इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और वो बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। उसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे न्यूट्रॉन स्टार क्या है, ठीक है, जिसको हम पल्सर भी कहते हैं। पल्सर क्यों कहते हैं, इसके रोटेशन की वजह से, इसके चक्कर इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उसको कहते हैं पल्सर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो न्यूट्रॉन स्टार है वो इतनी तेज़ी से घूमता है कि उसका सारा जो ग्रेविटेशन है, सारा मास है, ठीक है, वो एक पॉइंट पे आकर रुक जाता है, ठीक है। इतने तेज रोटेशन के कारण न्यूट्रॉन स्टार कंसंट्रेट all the mass on a single point, then such a body with very high gravitation is called black hole, ठीक है। अगर उसकी उसका जो वेट है 1.4 ms से ज़्यादा है तो उसका मास, सॉरी, उसका जो है रोटेशन इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो अपना पूरा मास सिर्फ एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर लेगा। उसकी वजह से उसका ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी स्थिति में दिखाई हमें नहीं देती, लाइट भी उससे स्केप नहीं कर सकती, लाइट भी उससे बचकर नहीं निकल सकती, इसलिए हम ब्लैक होल को देख नहीं पाते, ठीक है। उसका ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा होता है कि उससे बचकर कोई भी चीज़ वापस नहीं निकल पाती है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी हम आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।